अब हम समझते हैं सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकालेंगे। तो इस सेक्शन में देयर आर 5 सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस में बताया गया है हम टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। नंबर 1, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज और नॉर्मल चार्ज। देन सेकंड, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 receipt of goods that are taxable under reverse charge where recipient is liable to pay GST. Third is section 12 subsection 4 supply of vouchers, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। देन सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 रेजिडुअल केसेस में कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। और फिर सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 एडिशंस टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई जो बाद में होती हैं जैसे कि इंटरेस्ट, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज के केस में सप्लाई ऑफ गुड्स में हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। सो एज पर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ द CGST Act 2017 where the supplier is liable to pay tax under forward charge, the time of supply of goods shall be the earlier of the following dates. A part में date of issue of invoice by the supplier or the last date on which he is required under section 31 to issue the invoice with respect to the supply. और बी पार्ट में डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। तो ये जो है ओरिजिनल लॉ है जिसमें पहले ये कहा गया कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ले लो, अगर आपने इनवॉइस इशू किया है तो वो डेट, और अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया तो लास्ट डेट अंडर सेक्शन 31 जिस डेट तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। और दूसरे पार्ट में डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। तो 3 डेट्स बताइए, इनमें से जो भी अर्लीस्ट डेट होगी वो डेट ऑफ सप्लाई या टाइम ऑफ सप्लाई उस डेट को माना जाएगा। अब इसमें आगे जाके अमेंडमेंट हुई और जो ये बी पार्ट है इसको गुड्स में से हटा दिया गया। अब ये जो ड्यू डेट या लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस है वो कहाँ दी है, वो हमने पहले पढ़ ही चुके हैं। जब हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि इनवॉइस जो है गुड्स की रिमूवल से पहले इशू हो जाना चाहिए, और कंटिन्यूस सप्लाई के केस में इशू ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट से पहले हो जाना चाहिए या रिसीट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट से पहले हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्लियर है। इस नोटिफिकेशन नंबर जो 66/2017 है dated 15th November 2017. Under this notification, central government notified that registered persons
who did not opt for the composition levy under section 10, मतलब जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब जो नॉर्मल रजिस्टर्ड हैं, as the class of persons who shall pay the central tax on the outward supply of goods at the time of supply, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in the chapter, and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be specified in the CGST Act. अब अगर हम इसमें बात करें तो ये नोटिफिकेशन क्या कह रही है कि जो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में जो बी पार्ट था एडवांस पेमेंट का, तो वो चीज हटा दी गई यहाँ से। अब इस नोटिफिकेशन के कारण क्या हुआ कि आप गुड्स के लिए अगर एडवांस पेमेंट लेते हैं तो उस केस में उस एडवांस पेमेंट को 15 नवंबर 2017 के बाद कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो 15 नवंबर 2017 के बाद टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई होगा कि अगर इनवॉइस इश्यू हो चुका है तो इनवॉइस की इश्यू होने की डेट, और अगर इनवॉइस नहीं इश्यू हुआ तो उसकी जो ड्यू डेट है उस डेट को डेट ऑफ या टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब इसमें इसको ऐसे समझते हैं हम कि हर एक बिजनेसमैन को जीएसटी पे करना है। हर एक बिजनेसमैन सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो उसको मंथली बेसिस पर जीएसटी पे करना है। अभी हम नॉर्मल चार्ज या नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए बात कर रहे हैं और नॉर्मल चार्ज में बात कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट कहते हैं कि आप मंथली बेसिस पर जीएसटी पे करो। जनवरी का 20 फरवरी तक पे कर दो, फरवरी का 20 मार्च तक पे कर दो, मार्च का 20 अप्रैल तक पे कर दो। इस तरह से आप करते जाओ। तो आपने जो अगर 1 जनवरी को सेल किया तो उसके लिए आपको मिल जाएंगे 50 डेज अराउंड 20 फरवरी तक। जो आपने 11 जनवरी को सेल की उसके लिए आपको मिल जाएंगे अराउंड 40 डेज। जो आपने 21 जनवरी को सेल की उसके लिए मिल जाएंगे आपको 30 डेज, और जो आपने 31 जनवरी को सेल की उसके लिए आपको मिलेंगे 20 डेज। इस तरह से आपको समझना है। तो इस पीरियड में क्या हो जाना चाहिए? जनवरी में या तो आपने इनवॉइस इशू कर लिया या फिर आपने गुड्स की सप्लाई कर दी हो और इनवॉइस इशू ना किया हो, तो उसके लिए भी आपको जीएसटी पे करना होगा, क्योंकि ये कंपलसरी है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में कि आप गुड्स की रिमूवल से पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं हम। X, the supplier received order on 12th December 22 for supply of machinery to Mr. Y. Mr. Y paid total due amount as advance with the order. Machinery was delivered on 18th January. What will be the time of supply? अगर इनवॉइस इश्यू हुआ है 17 जनवरी को या 25 जनवरी को, तो अब देखिए जो डेट है ऑर्डर की वो है 2022 मतलब 2017 15 नवंबर के बाद। तो इसका मतलब हम एडवांस को कंसिडर नहीं करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई जानने के लिए गुड्स के केस में। तो हमें 2 डेट्स क्या देखनी है कि डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ
इशू ऑफ इनवॉइस। तो पहले केस में डेट ऑफ इनवॉइस है 17 जनवरी 2023 और गुड्स की डिलीवरी हो रही है 18 जनवरी 23 को, 18 जनवरी। तो लास्ट डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस होगा 18 जनवरी 2023। तो दोनों डेट में अर्लियर डेट है 17 जनवरी, वो आ जाएगा। दूसरे केस में अगर इनवॉइस इश्यू हो रहा है 25 जनवरी को, लेकिन आपने गुड्स की डिलीवरी कर दी 18 जनवरी को, तो इसलिए आपकी ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हो गई 18 जनवरी। तो दोनों में अर्लियर डेट कौन सी है? 18 जनवरी। तो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो गई 18 जनवरी। हालांकि इसमें क्योंकि दोनों ही डेट्स, दोनों ही केसेस में जनवरी में है, तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही केसेस में आपको 20 फरवरी तक जीएसटी पे करना होगा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको ना सिर्फ जीएसटी पे करना है, पर जीएसटी पे करने से पहले आपको कुछ जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करनी है। जीएसटी की रिटर्न्स का मतलब उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट को देनी है। तो उसके लिए एक डेट है 11 कि जनवरी के लिए आपको एक GSTR-1 एक रिटर्न है, जो कि सेल्स की डिटेल्स जिसमें आपको देनी है कि आपने किस किस को कौन सा माल कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में, और दूसरी पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है। ये सब बातें आपको उसके अंदर डिटेल में फर्निश करनी है कि वो इंटर स्टेट सेल है या इंट्रा स्टेट सेल है। ये सब कुछ भी आपको उसमें बताना है। जो गुड्स आप सेल कर रहे हैं उनका एक नंबर होता है, कोड होता है, वो कोड आपको भी बताना है। वो नॉर्मली 8 डिजिट का होता है, जिसको हम कहते हैं HSN कोड। HSN कोड बेसिकली कस्टम्स एक्ट में आए गए थे, क्योंकि आप देखिए जब गुड्स ऑल ओवर वर्ल्ड एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उनका एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाया गया, स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर बनाया गया, जिसको हम कहते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, या शॉर्ट में हम कहते हैं HSN कोड। तो वो HSN कोड भी आपको इनवॉइस में मेंशन करना पड़ता है, और दोनों पार्टी का इसमें सप्लायर का भी और रिसिपिएंट का भी जीएसटी नंबर होगा, नाम होगा, एड्रेस होगा, इनवॉइस भी सीरियल नंबर होंगे। तो ये सब बातें अलग से हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि अगर ऑर्डर दिसंबर में हुआ, मशीनरी की डिलीवरी जनवरी में हुई और पेमेंट होती है फरवरी में, तो किस महीने में ये जीएसटी पेबल होगा, किस महीने में सप्लाई मानी जाएगी। तो देखिए दिसंबर में सप्लाई नहीं मानी गई जब ऑर्डर हुआ था, जनवरी में सप्लाई हुई तो उसी महीने में इनवॉइस इश्यू होना चाहिए था, और पेमेंट का भी कोई लेना देना नहीं है। पेमेंट चाहे आप एडवांस करो चाहे बाद में करो, उसका गुड्स के केस में कोई रिलेशन नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। इसी में एक दूसरा एग्जांपल हो रहा है, इसको भी हम कर लेते हैं समझने के लिए। पहले केस में डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स है 15 जनवरी 2023, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है 18 जनवरी 2023, जो बेसिकली गलत है। इनवॉइस आपको रिमूवल से पहले ही इशू करना है, लेकिन फिर भी सप्लायर ने बाद में किया। तीसरा है डेट व्हेन गुड्स मेड अवेलेबल टू द रिसिपिएंट 20 जनवरी को, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बाय सप्लायर 28 जनवरी को। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट की अब कोई रेलिवेंस नहीं है, और डेट व्हेन गुड्स आर मेड अवेलेबल टू रिसिपिएंट उसकी भी कोई रेलिवेंस नहीं है। यहाँ पे दो ही डेट्स की रेलिवेंस है कि डेट ऑफ रिमूवल वो बन जाएगी हमारी ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो दोनों में जो अर्लियर डेट होगी वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट डेट हो गई फिर हमारी 15 जनवरी,
इनवॉइस इश्यू करने की और एक्चुअल डेट है 18 जनवरी, तो दोनों में अर्लियर डेट है 15 जनवरी, वही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। दूसरे केस में डेट ऑफ रिमूवल है 17 जनवरी, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है 16 जनवरी, तो नेचुरल है इस केस में दोनों में अर्लियर डेट है 16 जनवरी, वही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। राइट। अब हम करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, कि आपने गुड्स तो भेज दिए, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब मानी जाएगी। So as per section 31 subsection 7, in case of goods sent or taken on approval for sale or return basis, invoice should be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. इसका मतलब अब इस केस में समझना है कि सप्लाई कब हुई। सप्लाई उस डेट को मानी जाएगी जिस डेट को गुड्स रिसिपिएंट एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर तो सप्लाई की डेट समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई उस डेट को मानी जाएगी जिस डेट को रिसिपिएंट गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है। अब इस केस में पहले एग्जांपल में देखते हैं कि डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फैक्ट्री से सपोज करिए है 11 फरवरी, और वो सप्लायर ने भेजे रिसिपिएंट को, रिसिपिएंट के पास आ गए सपोज करिए 12 फरवरी को, और उसने गुड्स एक्सेप्ट किए 14 फरवरी को। तो यहाँ पर दो टाइम लिमिट दी है कि या तो सप्लाई हो जाए उससे पहले इनवॉइस हो जाए, या फिर रिमूवल के 6 महीने के अंदर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि बायर जो है 6 महीने रिमूवल के 6 महीने के बाद जाके गुड्स को एक्सेप्ट करे, मतलब तब सप्लाई हो। तो 6 महीने 11 फरवरी से हो गए आपके 11 अगस्त 23 या 10 अगस्त 23 आप मान सकते हैं एग्जैक्ट, और एक्सेप्टेंस हो गई गुड्स की 14 फरवरी, तो वो हो गई सप्लाई की डेट। सप्लाई उस डेट को मानी जाएगी जिस डेट को गुड्स एक्सेप्ट हो गए बाय द रिसिपिएंट। तो इस केस में दोनों में अर्लीस्ट डेट है 14 फरवरी, वही डेट मानी जाएगी। दूसरा केस है गुड्स रिमूव हुए 4 जनवरी 23 को, एक्सेप्ट हुए 11 अगस्त 23 को, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट है 12 अगस्त 23। तो रिसीट ऑफ पेमेंट की डेट की कोई रेलिवेंस नहीं है, दो डेट्स देखनी है। रिमूवल से 6 महीने हो गए 3 जुलाई 2023, 4 जनवरी में 6 महीने ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी 3 जुलाई 2023, और एक्सेप्ट हुए हैं 11 अगस्त 23। दोनों में अर्लीस्ट डेट कौन सी है? 3 जुलाई 2023, तो टाइम ऑफ सप्लाई 3 जुलाई माना जाएगा, बेशक उन्होंने गुड्स को एक्सेप्ट किया है 11 अगस्त को। अब इसके बाद करते हैं हम टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एक्सेस पेमेंट। अब एक्सेस पेमेंट है, कई बार इंटरेस्ट हम चार्ज कर लेते हैं, तो उस केस में अब ये कह रहे हैं अगर अप टू 1000 है एक्सेस अमाउंट, तो उस केस के लिए जो डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस है वो डेट एक्सेस अमाउंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई या डेट ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो इसमें एग्जांपल समझ लेते हैं। On 3rd August 2022, Mohan issued invoice of 12,230 for supply of goods made on same date.
He received 12,500 in his bank on 4th August 2022 through net banking. The same was entered in the books on 5th August 2022. Now in this case, point of supply for 12 to 30 shall be 3rd August 22, when the invoice was raised, which is earlier than the payment received. Mohan has received 270 in excess, which cannot be taken as payment for invoice. Hence, Mohan will adjust the excess amount against the next supply. Therefore, time of supply for 270 will be the date of issue of next invoice, but at the option of supplier. It means if he chooses, he may include the same along with the invoice of 12 to 30. तो सप्लायर की मर्जी है, वो पिछले इनवॉइस में ऐड कर ले या अगले इनवॉइस में ऐड करे. अब रेलिवेंस ऑफ ऑप्शन रिगार्डिंग एक्सेस पेमेंट. तो ये रेलिवेंस नॉर्मल रजिस्टर्ड डीलर्स के लिए है. कंपोजिशन स्कीम में जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनके लिए नहीं है. तो उनके लिए क्या करना है? उनके लिए वो नेक्स्ट पीरियड में, जिस भी पीरियड में वो एडजस्ट होंगे, उस पीरियड में वो अप्लाई होंगे. और यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल रजिस्टर्ड डीलर्स को मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है और मंथली टैक्स उनको पे करना होता है. लेकिन जो कंपोजिशन में डीलर्स रजिस्टर्ड हैं उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है. टैक्स उनको भी मंथली देना होता है, लेकिन उनको रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी पड़ती है. तो उस केस में एक्सेस पेमेंट जिस इनवॉइस से रिलेटेड होगी, नेक्स्ट इनवॉइस से, उसी पीरियड में टैक्सेबल होगी. अब हम आगे करते हैं. टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रिसीट ऑफ गुड्स दैट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज.